हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहित रसिया। वीके क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th के बालाजी पब्लिकेशन जो यूपी कोड का है, इसमें आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं, फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन एवं अपवर्तन, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लगवाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने, क्या बोला भैया, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। मतलब आपका एक दर्पण, समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण के जो समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण के सामने कितनी दूरी भैया? समतल दर्पण से कितनी दूरी पर? समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने सेंटीमीटर दूरी भैया? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है आपका? एक 5 सेंटीमीटर। कितने भैया? 5 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की मैं एक वस्तु मान लिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। फिर ध्यान समझिए, क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके हिसाब से चित्र बनाइए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये देखिए आपका मैंने ऑब्जेक्ट माना ए बी। ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो समतल दर्पण से प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पर है भैया? 10 सेंटीमीटर। जिसकी लेंथ कितनी है? कह रहा है सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, तो लंबाई से कितनी भैया? 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ेंगे? दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो ध्यान समझिएगा, इसकी एक खासियत होती है। क्या? समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी रहती है उतनी ही दूरी पर पहली चीज तो उसका क्या बनाता है? वो प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है भैया? प्रतिबिंब बनाता है। मतलब इसकी डिस्टेंस जो होगी वो भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर ही होगी, पहली चीज। हालांकि दूरी इसमें पूछ नहीं रहा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, वो उसकी लंबाई बताना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना कि समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है? 1। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है ना, या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात समान होगा तभी तो भैया आवर्धन 1 होगा। तो इससे आप क्या समझे कि जो समतल दर्पण है वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बनाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा भैया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में तभी आएंगे जब आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए, काम खत्म। आप पहले समझो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक बच्चे की लंबाई कितना भैया? 30 सेंटीमीटर। तो आप पहले लिखेंगे क्या? बच्चे की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बच्चे की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या करना है कि उस न्यूनतम, ठीक ना, उस न्यूनतम समतल दर्पण की लंबाई क्या होगी जिससे वह बच्चा अपना सर से लेकर पैर तक मतलब पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो एक ये ध्यान रहे, अगर आपके कभी भी ये प्रश्न आए
कि बच्चे की लंबाई, लड़के की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई दी गई हो और समतल दर्पण की लंबाई पूछे तो तुरंत आपको क्या करना है, कि जो भी उस व्यक्ति की लंबाई है, जैसे यहाँ पे 130 दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए 30 मैंने लिख दिया है। ये चीज ध्यान देना, न्यूमेरिकल लगाते समय ये भी ध्यान देना है कि जो दी गई वैल्यू है क्या मैंने उसको लिखा। अभी आपके सामने देखिए मेरी मुझसे ही गलती होगी, क्या 130 की बजाय मैंने 30 लिखा। तो आप ये भी गलतियां आपसे करते, जो वैल्यू दिया गया क्या मैं सॉल्व करते समय वही लिखना होगा, नहीं। आइए आगे चलते हैं। तो बच्चे की लंबाई कितनी होगी, 130 सेंटीमीटर। अब इनको बताना है समतल दर्पण की ऊंचाई या लंबाई, ठीक है ना। तो समतल दर्पण की ऊंचाई ऐसे लिख रहे हैं, दर्पण की ऊंचाई बराबर, अब ध्यान, दर्पण की ऊंचाई मैंने क्या बताया, जो भी दर्पण, अगर आप चाहते हो कि पूरा प्रतिबिंब देखने को मिल जाए तो जो भी बच्चे की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई, वस्तु की लंबाई जो कुछ भी रहे उसी का आपको क्या कर देना भैया, हाफ कर देना है, 2 से भाग कर देना है। जो आएगा वही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया, 65 सेंटीमीटर। फिर से माइंड में सेव कर लीजिए, अगर हमको बच्चे की लंबाई या व्यक्ति की लंबाई या किसी वस्तु की लंबाई दे रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अधिकतम आप लंबाई बताओ, वह न्यूनतम, वह न्यूनतम, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, वह न्यूनतम दर्पण की ऊंचाई बताओ कि जिसमें वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया व्यक्ति, वस्तु या बच्चे की जो लंबाई है उसी का क्या कर देंगे आप, हाफ कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर है कि दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर व्यक्ति अथवा वस्तु की लंबाई पूरे का बटा 2, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बार दे दिया गया दर्पण की कि एक दर्पण की ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है, तो उस व्यक्ति की अधिकतम ऊंचाई बताइए। देखिए दर्पण के मामले में न्यूनतम पूछेगा और अगर दर्पण दिया है व्यक्ति के बारे में तो अधिकतम पूछेगा, तो अधिकतम ऊंचाई बताए जिसमें वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो कुछ नहीं करना है, दर्पण की ऊंचाई का 2 गुना कर देना है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। समतल दर्पण जिसमें आप अपना डेली हेयर स्टाइल बनाते हैं तरह तरह के, हाँ, जिसके सामने आप खड़े होकर बाकायदा पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वही समतल दर्पण की हम बात करेंगे। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है। ये रहे भोलू राम मुस्कुराते हुए समतल दर्पण के सामने भैया खड़े हैं, ठीक है। हाथ इसके दे दे, नहीं तो बाल कैसे बन जाएंगे, बाल तो भैया। तो भोलू राम भैया खड़े हैं समतल दर्पण के सामने। क्या है भोलू राम का क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बताओ। मतलब क्या कह रहा है भैया, ये देखो भोलू राम मुस्कुराते हुए अपोजिट साइड है, हाँ? भोलू राम इधर भी खड़े हैं, इनका बता रहा है कि ये समतल दर्पण से कितनी दूरी पर है भैया, ये समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है इनका प्रतिबिंब। तो कह रहे हैं कितनी दूरी पर ये खड़े हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला कि उस व्यक्ति की दर्पण से दूरी, दूसरा उस व्यक्ति की प्रतिबिंब से दूरी। और आपको पहले ही क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको लिखा है कि जितनी दूरी पर आपकी वस्तु रहेगा समतल दर्पण से, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। तो पहले क्वेश्चन का सीख आपको तीसरे क्वेश्चन में देखा है भोलू राम वाले में। क्या है भोलू राम, देखिए भोलू राम 50 सेंटीमीटर पर समतल दर्पण से इनका प्रतिबिंब बन रहा है ना,
तो मतलब ये कितनी दूरी पे खड़े हुए होंगे? 50। कितनी दूरी पे खड़े होंगे? 50 सेंटीमीटर। कब? अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पण से दूरी बताइए, और अगर यही कहे होते कि उसके प्रतिबिंब से दूरी बताओ तो 50 और 50 कितना हो जाता भैया? 100। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है भैया? 50। समतल दर्पण से, देखिए यहाँ क्वेश्चन, व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी, तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी कितनी है भैया? 50। अगर यही क्वेश्चन होता कि व्यक्ति की प्रतिबिंब से दूरी बताइए तो कितना हो जाता? 100। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने सभी मित्रों के पास। ऐसे बच्चे जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते लेकिन उनके घर में स्मार्टफोन उपलब्ध है, तो आप उन सभी के पास शेयर करें। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी की भी क्लासेस हम जल्दी दिलवाएंगे, बायोलॉजी की भी दिलवाएंगे, मैथ की ऑलरेडी आपको जितेंद्र सर के द्वारा दी जा रही है, और मैं इस मैथ साइंस के मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके न्यूमेरिकल्स प्लस इसकी क्लासेस मैं दोनों आपके सामने अवेलेबल करूंगा मैं स्वयं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि फ्री में, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, भैया मैं फिर से बता रहा हूँ, और इस बात का आपका ध्यान है कि आप एक बार जब इस वीडियो देखो तो वीडियो को, ठीक है अभी तो आ गया हुआ, तो पढ़ने के बाद, ठीक है ना, हालांकि हम यहाँ पे पूरा बताएंगे, एक बार आप क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी लीजिएगा, कलम लीजिएगा, और उस चैप्टर में आए जितने भी फार्मूले हैं, चिन्ह, परिपाटी है, सबको सब आपको एक बार लिखकर तैयार कर लीजिएगा। आइए हम चलते हैं। कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया भैया? 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। और एक चीज ध्यान देना, अवतल शब्द सुनाई दे जाए, कान में अगर पता चल गया अवतल है, और प्रतिबिंब अगर ये नहीं कह रहा है कि आभासी बन रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि उसकी जितनी भी वैल्यू होगी लगभग सबकी क्या होगी? माइनस ही होगी, ठीक है ना। अवतल दर्पण के लिए एक बार ध्यान देना, अवतल दर्पण के लिए वस्तु ध्रुव से वस्तु की दूरी के लिए माइनस यू है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए माइनस यू होता है, और क्या होता है भैया? प्लस। ये कौन के लिए बता रहे भैया? अवतल, अवतल मतलब कॉनकेव। अगर इंग्लिश मीडियम वाला कोई देख रहा हो तो भी ध्यान रहे, अवतल मतलब क्या होता है भैया? कॉनकेव, ठीक है ना। अब कॉनकेव यहाँ पे क्या मिरर की बात हो रही है, दर्पण है मतलब मिरर की चर्चा कर रहे हैं। यू की वैल्यू नेगेटिव, वी की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है ना, रियल इमेज, और जब इमेजिनरी बन रहा होगा, आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा, तब वहां पे v की वैल्यू क्या रखेंगे भैया? हम प्लस में रखेंगे। u v का समझिए, r की वैल्यू ऑलवेज भैया निगेटिव ही रखी जाती है, r की वैल्यू क्या रखी जाती है? निगेटिव। और जब r की वैल्यू निगेटिव तो यह ऑटोमेटिक मतलब जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की, वो अपने आप निगेटिव वैल्यू ही देगी। आइए कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है फोकस दूरी बताना है, यह की वैल्यू, तो ध्यान समझिएगा, सूत्र होता है क्या? F इज इक्वल टू, गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। तो F की वैल्यू हमको वैसे भी फाइंड करना है, R की वैल्यू हमको गिवन नहीं, कितना गिवन है? और एक चीज ध्यान देना, R की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव सिंबल के ही साथ में रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे F की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी रख देंगे? -40 होल अपॉन 2। जब इसको हम कट कर देंगे तो डिवाइड करने में हमारा कितना जाएगा? -20 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। अतः दिए गए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी भैया? -20 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भैया कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, थोड़ा उत्तल दर्पण के बारे में भी जान लें। अब इनके यहाँ आए हैं तो इनके बारे में जान लें। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में एक चीज ध्यान दीजिएगा, केवल u की वैल्यू निगेटिव होती है भैया, केवल u की वैल्यू निगेटिव होती है।
बाकी यहाँ आने वाले आर वैल्यू सब के सब पॉजिटिव, बी का मान, आर का मान, एफ का मान, आई का मान, ओ का मान, सब के सब वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं और जो आप सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है यू को छोड़कर। यू का मान हर जगह नेगेटिव होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया भैया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। क्वेश्चन को पढ़ना जरूर सीखे कि दिया क्या गया है। तो फोकस दूरी किस लिखते हो आप, एफ। एफ बराबर कितना भैया, 15 सेंटीमीटर। और अभी अभी मैंने क्या बताया कि उत्तल दर्पण में केवल u का मान माइनस, बाकी सब के सब क्या भैया प्लस में, तो इसकी वैल्यू प्लस। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, f और r के संबंध, सूत्र हमने पढ़ा था f = r/2। तो अगर इसी सूत्र के माध्यम से निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, तो r = 2f और f की वैल्यू हमको पहले से ही गिवन है 15 सेंटीमीटर। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 × कितना आ जाएगा भैया, 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका ये भी न्यूमेरिकल क्या होता है भैया, सॉल्व होता है। अब उम्मीद करते हैं आपको, अगर भैया ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभी शेयर नहीं किए हैं या लाइक नहीं किए हैं, आप पहले चैनल लाइक कर लीजिए, उसके बाद उसको शेयर कर दीजिए, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में भेज दीजिए। फ्री ऑफ कास्ट आप है, कोई इसका शुल्क नहीं देना है आपको। अगर ये पढ़ना भैया पढ़ रहे हो तो जाहिर हम भी चाहते हैं कि आप हमसे चाहते हो कि आप अच्छे से अच्छा वीडियो मिले, अच्छा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2011 बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड 2011 में आया है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब ये चीज ध्यान देना, अगर आपको किरण आरेख खींचना आता है, देखो इस चैप्टर में जब आप दर्पण का सॉल्व करो तो आपके लिए जैसे होता है, हम एमसीक्यू क्वेश्चन अगर सॉल्व करें, आपके सामने हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भैया आपके लिए एक चीज़ और फायदेमंद बात बता रहे हैं, क्या कि अगर आपको किरण आरेख है तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप अनुमानित टिक लगा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आप पहले किरण आरेख के माध्यम समझते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आइए इसको पहले समझते हैं। जैसे ये हमारे सामने क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारे सामने अवतल दर्पण। अब देखिए अब हमारे सामने क्या आ गया भैया, अवतल दर्पण आ गया। अब हमको क्या पता है, अवतल दर्पण के एकदम मध्य बिंदु से आपका कौन से देखा जाती है, मुख्य अक्ष जाती है। अब ध्यान देना, इसी मुख्य अक्ष पर भैया क्या होता है, आपका मुख्य फोकस, और यहीं पे आपको इसकी दोगुनी दूरी पे आपका क्या होता है, वो कहता है केंद्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल प्रिंसिपल फोकस। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से एक एक पॉइंट भैया समझते चलिएगा, यही आपका सबसे बढ़िया है कि 20 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, फोकस दूरी। अब फोकस जो जितनी भी दूरियां मेजर की जाती है वो सब कहाँ से मेजर की जाती है, दर्पण के ध्रुव से, पोल से मेजर की जाती हैं। तो पोल से डिस्टेंस हो गई, फोकल लेंथ भी कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, उसको दर्पण से 30 सेंटीमीटर। पहले एक चीज समझिए, मैंने भी आपने क्या पढ़ा, देखो दर्पण के ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी होती है, मुख्य फोकस, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, स्मॉल एफ से। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी अभी हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, R = 2F। क्या पढ़ा भैया, R = 2F। तो R बराबर अगर हम F की मान 20 रखेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। मतलब यहाँ से ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की कितनी होगी भैया, 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन समझिए, वस्तु कहाँ रखी जा रही है, 30 सेंटीमीटर। कहाँ रखी जा रही है भैया, 30 सेंटीमीटर, मतलब 20 के आगे और 40 से पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे रखी गई, ठीक है ना। हमारी जो वस्तु है यहाँ पे रखी गई, यहाँ तक समझ में आया।
अगर यहाँ तक समझ में आए तो थोड़ा दिमाग आप लगाओ कि जब हमारा वस्तु या हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 40 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये तो मैंने बता दिया अनुमानित। आइए अब इसको करके देखते हैं कि आता है कि नहीं, क्या मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं। अगर मेरा बताया हुआ भैया सही है, पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, उसके बाद इसको शेयर करना। आइए इसके बाद देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं, f बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। और कौन सा दर्पण है, अवतल। तो अवतल के लिए f का मान क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए मतलब d की वैल्यू फाइंड करना है। और वस्तु कितनी दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं। तो u की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। और मैंने क्या बताया, u का मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। आइए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमको पता है दर्पण का सूत्र भैया, क्या पता है, दर्पण का सूत्र। सूत्र भैया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दर्पण का सूत्र। अब भैया दर्पण के सूत्र में देखेंगे क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ माइनस सॉरी प्लस, लेंस वाले में माइनस होता है और दर्पण वाले में क्या होता है, प्लस होता है। अब इसी वैल्यू को हम रख के आगे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब यहाँ जब आपको सॉल्व करना होगा तो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे आपको एक एक वैल्यू क्या क्या दिया गया उसको सॉल्व, b की वैल्यू फाइंड करना है। तो 1, अब देखिए अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। तो 1/f की वैल्यू कितनी है भैया, -20। f की वैल्यू कितनी है, -20 इक्वल b की वैल्यू हमको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी दी गई भैया, -30। ठीक है, -30 दी गई। अब इसी को आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमने क्या अभी तक देखा कि 1/, ठीक है, f की वैल्यू रखे थे -20, 1/b प्लस 1/u की वैल्यू कितना रख दिया था हमने, -30। इसी को हमें सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, इसको पहले इस प्रकार से देख लेते हैं। देखिए इसमें प्लस माइनस में आपको हो सकती है समस्या। अभी हम आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे, वहीं पर रखो सॉल्व काम करना। तो ध्यान दीजिए 1/-20 1/b। अब देखो प्लस माइनस माइनस 1/30। अब हमको b की वैल्यू फाइंड करना है। अब इस 30 को इधर लाएंगे तो माइनस में है, तो इधर आएंगे क्या वैल्यू, प्लस। तो 1/30, यहाँ पे माइनस सिंबल है, 1/20 इक्वल 1/b। अब भैया ध्यान दीजिए क्या, अब इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 32 जा 60, 23 जा 16 इज इक्वल टू 1/b। सॉल्व करेंगे, -1/60 इक्वल 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -b इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर में आए, क्योंकि सेंटीमीटर में सर करना दी गई, तो b इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया शुरुआत में, जो मैंने बात बताई सही ठीक नहीं, कि अगर 40 सेंटीमीटर की मैंने बोला था ना, यहाँ ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के बाद बनेगा, मतलब 40 तक तो आना ही है, 40 के बाद ही अगर बहुविकल्प दिया हो तो पहला ऑप्शन 15, 20, 30, चौथा 60, तो तुरंत आप किस पे टिक करते, 60। कैसे, क्योंकि यहाँ से आप जान लेते, ठीक है ना। तो आपको इधर आरेख केवल बनाने की नहीं है, वो न्यूमेरिकल को और सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए दिया गया है। आप उसका यूज कैसे करते हैं ये जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 40 से ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर आप देख लीजिए आपका आंसर नेगेटिव 60 आया। अच्छा, नेगेटिव 60 आया, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है अगर अवतल दर्पण को सॉल्व कर, अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय v का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। अगर इसी क्वेश्चन ये पूछा होता कि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए, तो उस समय इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, नेगेटिव। जैसे देखो v की वैल्यू नेगेटिव, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। और अगर कहता v की वैल्यू पॉजिटिव है तो आभासी एवं सीधा, ठीक है ना।
आइए चलते हैं। अगर यही क्वेश्चन जैसे इसमें बहुत सारे लंबे प्रोसेस है, एक बार इधर ले जाओ एक बार उधर ले जाओ, तो हम इसी को जो दर्पण का सूत्र है उससे एक फार्मूला बना लेते हैं, उस फार्मूला में डायरेक्ट रखने पर भी वही आंसर आएगा। कैसे, आइए एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा स्पीड से। 1/f इज इक्वल टू सूत्र आपका होता है 1/v प्लस 1/u। हमको 1/v की इक्वल अगर ये वैल्यू सब कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1/f माइनस 1/u। अगर हम एलसीएम ले लें तो आ जाएगा एलसीएम में u f और यहाँ पे आ जाएगा u, यहाँ आ जाएगा f, u माइनस f। अगर हम इसको यहाँ पे भी रहेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा b, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या इन्वर्स कर दे तो आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। जिस प्रकार से देखो जैसे ये b की वैल्यू आया है वैसे हम u के वैल्यू ला सकते हैं। क्या, u इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा u इज इक्वल टू आप कर ला सकते हैं fb माइनस fb अपॉन v माइनस f। ये हो जाएगा किसके लिए भैया, ये हो जाएगा u के लिए। अच्छा, क्या ये मेरे द्वारा दिया गया फार्मूला सही है कि नहीं, क्योंकि ये फार्मूला मैं इसी से बनाया हूँ जो आपका फार्मूला होता है, जो दिए मेन सूत्र है दर्पण का। आप देखो अगर इस पे वैल्यू रख के आसान है तो ये सारा प्रोसेस नहीं है, आप फार्मूला लिख देंगे दर्पण के सूत्र से v बराबर। आइए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको u बराबर कितना दिया था उस क्वेश्चन में -30, f बराबर कितना दिया गया था -20, v बराबर मैंने सूत्र क्या लिखा है uf अपॉन u माइनस f, ये हमने पाया है। आगे वैल्यू करके चेक कर लेते हैं। u का मान कितना दिया -30, ठीक, इंटू f की वैल्यू कितना दिया -20 अपॉन u की वैल्यू कितनी -30, ठीक, उसके बाद माइनस सिंबल है। f की वैल्यू कितना दिया -20। आइए इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 32 जा 60 और ये जीरो लगा 600। इसको सॉल्व करो, -30 माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल क्या आ जाएगा 600 अपॉन -10 और 0 0 कैंसिल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आंसर कितना आया -16। अब यहाँ पर जो आपको पक्षांतर करना है, एक बार इधर ले जाओ एक बार उधर ले जाओ, इसमें होता क्या है बच्चों से कि प्लस माइनस पे गड़बड़ी हो जाती है, उनका आंसर नहीं आता, वो परेशान हो जाते हैं और वो थक खा के न्यूमेरिकल उनके अंदर डर समा जाता है। तो इस डर को भैया दूर करने के लिए आप भी के क्लासेस के साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।